जमीन की गहराइयों में बना एक ऐसा अभेद्य बंकर जहां परिंदा भी पर ना मार सके। दुनिया के सबसे सुरक्षित इंसानों में से एक वहां छिपा हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता कि आसमान से एक साया, दुनिया का सबसे एडवांस्ड एआई, उसकी हर एक सांस को ट्रैक कर रहा है। आप देख रहे हैं डिकोड विद दुर्गेश। चलिए आज इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी स्ट्राइक को डिकोड करते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोचिए, पूरे 26 नहीं बल्कि 36 सालों तक बुना गया एक ऐसा सुरक्षा चक्र जिसे भेदना दुनिया की बड़ी से बड़ी खुफिया एजेंसियों के लिए महज एक बुरा सपना था। कई लेयर्स की सिक्योरिटी, हजारों खूंखार एलीट गार्ड्स, लेकिन आसमान से एक ऐसी अचूक स्ट्राइक होती है जो इस किले को पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल देती है। जब मॉडर्न एआई और प्रिसिजन डेटा एक साथ मिलते हैं ना, तो कोई भी दीवार ऊंची नहीं रह जाती। किंतूर से तेहरान, एक ऐसा सफर जिसकी शुरुआत शायद किसी ने सोची भी नहीं थी। इन हाईटेक मिसाइलों और आधुनिक युद्ध की बात करने से पहले हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर बसा है बाराबंकी का एक खामोश सा गांव किंतूर। अब आप सोच रहे होंगे कि उस शांत गांव का 1979 की खूनी ईरानी क्रांति से क्या कनेक्शन हो सकता है। कनेक्शन है, और बहुत गहरा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसवी 1830 के दशक में अवध की इसी मिट्टी से अपना घर छोड़कर ईरान गए थे। वो सिर्फ एक सफर पर नहीं थे, बल्कि अपने साथ अवध की एक पूरी विरासत ले गए थे, जिसने आगे चलकर ईरान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? एक बेहद सख्त सर्वोच्च नेता के पीछे एक भावुक शायर भी जिंदा था। आयतुल्ला खुमैनी अपनी उन भारतीय जड़ों को कभी भूल नहीं पाए। अपनी कविताओं में वो बड़े फख्र से अपना पेन नेम यानी तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, हिंदी। ये महज एक नाम नहीं था, बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ने वाला एक बेहद खूबसूरत और मजबूत पुल था। लेकिन समय हमेशा शांत नहीं रहता। 1979 आते आते ईरान की सड़कों पर इनकलाब की एक ऐसी आग भड़की जिसने सब कुछ बदल दिया। जनवरी में भारी विरोध और खूनी संघर्ष के बाद ईरान के शाह को सत्ता छोड़नी पड़ी। ठीक एक महीने बाद फरवरी में आयतुल्ला खुमैनी एक मसीहा की तरह ईरान वापस लौटे। सड़कों पर गोलियां चल रही थीं और आखिरकार अप्रैल 1979 में ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। किंतूर से शुरू हुई वो खामोश विरासत अब पूरी तरह से ईरान के सर्वोच्च तख्त पर काबिज थी। ऑपरेशन राइजिंग लायन, आधुनिक दौर का सबसे बड़ा खुफिया मिशन। सालों तक इजरायल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट करना। लेकिन फिर एक बड़ा शिफ्ट आया और निशाना बने सीधे सुप्रीम लीडर। ये रातों रात नहीं हुआ। इसकी नींव पड़ी जनवरी 2018 में, जब मोसाद ने तेहरान के शूराबाद में एक हैरान कर देने वाली डकैती को अंजाम दिया। वहां से चुराए गए आधा टन सीक्रेट दस्तावेजों ने ईरान के उन अंडरग्राउंड नेटवर्क्स को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया जो अब तक एक राज थे। फिर अक्टूबर 2023 के हमास हमले ने इस तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। और फाइनली नवंबर 2024 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने इस ऑपरेशन राइजिंग लायन के लिए एक क्लियर कूटनीतिक रास्ता खोल दिया। इस पूरे मिशन का जो सबसे खौफनाक और हैरान करने वाला पहलू था, वो था एआई का इस्तेमाल। पेंटागन का प्रोजेक्ट मेविन, इसमें क्लॉड एआई को इंटीग्रेट किया गया था। जरा इमेजिन कीजिए, सैटेलाइट से पड़ने वाली परछाइयों से लेकर लीडर के चलने के तरीके, उनके बॉडी पोस्चर और दिनचर्या के करोड़ों डेटा पॉइंट्स को ये एआई दिन रात एनालाइज कर रहा था। मशीन ने ये तक डिकोड कर लिया था कि इमरजेंसी में वो किस बंकर में जाते हैं और उनका बॉडी डबल असल में कौन है। अब इंसान की हर आदत एक एआई के सामने खुली किताब बन चुकी थी। मौत की भूल भुलैया, एक ऐसा किला जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता था। पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड और लाविज़ान बंकर, ईरान की सत्ता का सबसे महफूज ठिकाना। इसकी गहराई का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर 5 से लगा सकते हैं। इस कंपाउंड के नीचे बना बंकर इतना गहरा था कि महज लिफ्ट से वहां तक पहुंचने में पूरे 5 मिनट का वक्त लगता था। और ये कोई इकलौता कमरा नहीं था, बल्कि तेहरान के नीचे 5 किलोमीटर तक फैले टनल नेटवर्क का हिस्सा था। इसके सीक्रेट एग्जिट सीधे स्कूलों और अस्पतालों के नीचे खुलते थे, ताकि हमले की सूरत में आसानी से बचा जा सके। इस किले की सुरक्षा को 3 अलग-अलग लेयर्स में बांटा गया था। 500 मीटर के बाहरी दायरे में वली अम्र के एलीट गार्ड्स तैनात थे, जिनका सीधा संपर्क लीडर से था। फिर 350 मीटर के दायरे में इनर गार्ड्स की फौज और सबसे अंदर रैपिड रिएक्शन यूनिट्स।
कदम कदम पर जैमर्स, एंटी ड्रोन नेट्स और फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स। मतलब बाहर से अंदर जाने की तो छोड़िए, वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन जब सामने की दीवार इतनी मजबूत हो तो वार पीछे से और तकनीक के जरिए करना पड़ता है। इजराइल की यूनिट 8200 ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने चीनी कैमरों के एक सॉफ्टवेयर बग को हैक करके पूरे सीसीटीवी नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले लिया। स्टाफ के फोन्स में पेगासस स्पाईवेयर प्लांट कर दिया गया। आसमान से ओरियन सैटेलाइट वॉकी टॉकी के सिग्नल्स को कैच कर रहा था और मीलों दूर ऑस्ट्रेलिया के पाइन गैप बेस में CIA इस सारे डेटा को डिकोड कर रही थी। आसमान से पाताल तक एक ऐसा जाल बिछ चुका था जिसका ईरान को कोई अंदाजा नहीं था। 28 फरवरी 2026, कयामत का वो दिन। हवा में एक अजीब सा तनाव था। डोनाल्ड ट्रंप से फाइनल अप्रूवल मिल चुका था। पुरानी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी की रात ईरान के टॉप 40 अधिकारी उसी गहरे बंकर में मीटिंग करने वाले थे। लेकिन 27 फरवरी को एक ऐसा इनपुट मिला जिसने पूरी बाजी पलट कर रख दी। मीटिंग रात को नहीं, सुबह होनी थी। और सबसे बड़ी बात, ये मीटिंग बंकर में नहीं बल्कि जमीन के ऊपर वाले हिस्से में होने वाली थी। इस एक छोटी सी सटीक जानकारी ने पूरे ईरानी नेतृत्व को सीधा मिसाइलों के निशाने पर ला खड़ा किया। जैसे ही अमेरिका और इजरायली जेट्स ने ईरान के एयर स्पेस में एंट्री की, एक ऐसा सिंक्रोनाइज्ड हमला शुरू हुआ जो मिलिट्री हिस्ट्री में शायद ही कभी देखा गया हो। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम में सालों से प्लांट किया गया मालवेयर एकदम से एक्टिवेट हुआ और रडार स्क्रीन्स पूरी तरह ब्लैंक हो गईं। उधर EA-18G एयरक्राफ्ट्स ने सारे कम्युनिकेशंस जैम कर दिए और ठीक उसी पल ईरान के अंदर ही स्मगल करके छिपाए गए ड्रोन्स ने उड़कर एयर डिफेंस बैटरीज को तबाह कर दिया। वो सुरक्षा कवच जिस पर ईरान को सबसे ज्यादा नाज था, महज कुछ सेकंड्स में हवा हो गया। और फिर सुबह ठीक 9:40 पर आसमान से तबाही बरसी। एक साथ 30 हाइपरसोनिक ब्लू स्पैरो मिसाइलों ने एकदम पिन पॉइंट सटीकता के साथ बैत-ए रहबरी कंपाउंड को हिट किया। वो किला जो पिछले 36 सालों से अभेद्य खड़ा था, अब सिर्फ मलबे का एक सुलगता हुआ ढेर बन चुका था। आखिरी धोखा, राख के नीचे दबे हुए राज। धमाके का धुआं अभी छंटा भी नहीं था कि एक और भयानक खेल शुरू हो गया, मनोवैज्ञानिक युद्ध। ईरान में बाद-ए-सबाह नाम का एक बेहद पॉपुलर नमाज ऐप है जो लगभग हर आम नागरिक के फ़ोन में इंस्टॉल है। हमले के सिर्फ 12 मिनट बाद अचानक से हर ईरानी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, मदद आ गई है। और फिर एक मैसेज जिसने ईरानी सेना को सरेंडर करने को कहा। ये कोई नॉर्मल हैक नहीं था, ये पूरे देश के मनोविज्ञान और डेटा को एक साथ हाईजैक करने का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण था। अब इस पूरे ऑपरेशन के बाद एक ऐसा सवाल उठता है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। क्या ये इतनी सटीक और भयंकर स्ट्राइक किसी अपने की गद्दारी का नतीजा थी? 30 हाइपरसोनिक मिसाइलें, और वो भी ठीक उसी वक्त जब मीटिंग जमीन के ऊपर हो रही थी। इस शक की सुई सबसे ज्यादा घूमती है कुद्स फोर्स के जनरल इस्माइल कानी की तरफ। हैरानी की बात देखिए, वो पहले भी ऐसे 9 हमलों में बाल बाल बच चुके थे और इस महाविनाश में भी वो जिंदा बच निकले। क्या सबसे बड़ा धोखा सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी इनर सर्कल से ही हुआ था? इस कहानी का अंजाम उतना ही सर्द और डरावना है जितना कि यह पूरा मिशन। हमले के बाद इस खौफ से कि कहीं जनाजे में जुटी भीड़ पर कोई दूसरी बड़ी एयर स्ट्राइक ना हो जाए, उस सर्वोच्च नेता के शरीर को मजबूरन एक डीप फ्रीज में रख दिया गया। यूपी के किंतुर गांव की गलियों से शुरू हुई वो एक सदी पुरानी विरासत 2026 में तेहरान के सुलगते मलबे और एक जमे हुए शरीर के साथ बेहद दर्दनाक तरीके से अपने अंजाम तक पहुंच गई। इतिहास अपने भीतर ऐसे कई खौफनाक और अनसुलझे राज समेटे हुए हैं जिन्हें बाहर लाना आसान नहीं होता। अगर आपको ये डीप रिसर्च और एनालिसिस सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इस एक्सप्लेनर को लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही अनसुलझी मिस्ट्रीज़ को गहराई से डिकोड करने के लिए डिकोड विद दुर्गेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि याद रखिए, सच हमेशा वो नहीं होता जो सामने दिखाई देता है।